आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से करने के लिए तैयार होंगे। साथ ही जब भी समय मिल रहा होगा, आप लोग लॉगिन सेक्शन में जाके कुछ टॉपिक्स जो ऑलरेडी जनरल बैंकिंग के हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग के हैं, उनको देख रहे होंगे। आपके लॉगिन सेक्शन में बहुत सारा खजाना है। उस लॉगिन सेक्शन में से आपको जब भी समय मिलता है, ज़्यादातर समय बैंकर्स को कब मिलता है? बैंक से आने के बाद या सुबह जल्दी जो उठते हैं उनको मिलता है। मोनिका जी राम राम कर रहे हैं, सभी को राम राम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अपने उत्साह के साथ और आने वाले प्रमोशन एग्जाम में एक साहस मिल पाए, एक आत्मविश्वास बढ़ पाए, उसके लिए छोटा छोटा चीज सीखते हैं। और उसकी शुरुआत जो है छोटे छोटे टॉपिक से की जाती है। तो आपके लॉगिन सेक्शन में छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं। उदाहरण के तौर पर एक सीसी लिमिट कैसे निर्धारित किया जाता है, ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चार्ज क्रिएशन क्या होता है, फसल बीमा योजना क्या है, बेसिक बैंकिंग नॉमिनेशन क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, जॉइंट अकाउंट क्या है, आपका ट्रस्ट अकाउंट क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लॉगिन सेक्शन में है। बशर्ते फोल्डर में जाके थोड़ा सर्च करिएगा और एक एक चीज़ों को देखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो ग्रुप में मुझे टेक्स्ट करिएगा या पर्सनल टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको साझा कर दूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग। और कुछ चीज़ें जो हैं इमर्जिंग बैंकिंग होती हैं, चेंजिंग चैलेंजिंग बैंकिंग होता है, वो बदलता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की संभावना को देखते हुए सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए पॉलिसी में बदलाव किया जाता है। ये नई नई योजनाएं लाई जाती हैं। 5 धुरी होते हैं प्रमोशन एग्जाम के। एक होता है आधारभूत बैंकिंग, जिसको बुनियादी बैंकिंग सुविधा कहते हैं या यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं, जनरल बैंकिंग कहते हैं। दूसरा होता है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, जो आरबीआई समय समय पर मास्टर डायरेक्शन जारी करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के डिपॉजिट स्कीम्स, गवर्नमेंट के लोन स्कीम। चौथा पार्ट होता है इंटरनल सर्कुलर, इंटरनल स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्कीम्स, बैंक की पॉलिसी और बैंक के कैंपेन्स या बैंक के जो परफॉर्मेंस, जिसको बिजनेस फिगर कहते हैं। और पांचवी चीज होती है चेंज होने वाले बैंकिंग, जो अभी चेंज हुए हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बराबर चेंज होता रहता है, या कोई बजट के आधार पर चेंज होता है, तो ये सारी चेंजिंग वाले बैंकिंग। तो ये 5 धुरी में प्रमोशन एग्जाम होता है। उन्हीं में से हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक निकालते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए आज का टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स भी कहते हैं, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से सरल तरीके से जान पाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे तो आप उसको सरलता से कर पाएंगे। एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, 1 घंटा लगेगा। 10:30 से 11:30 हम पढ़ेंगे। समय की कोई सीमा नहीं। आपको एक जीतपन लाना पड़ेगा और एक जुनून सा लाना पड़ेगा, तभी जाके चीजें मिलती हैं। नहीं हमें गर्मी जून की चाहिए, नहीं हमें गर्मी ऊन की चाहिए, हमें तो सिर्फ अपने मंजिल को पाने के जिद की जुनून चाहिए। जुनून होना बहुत जरूरी है। अगर जुनून नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप अपने पुराने समय को याद कर लीजिए, जब आप छोटे थे तो कैसे जज्बा जुनून एग्जाम के प्रति रहता था, रात रात भर जग जाते थे। तो अभी ऐसे ही कुछ मोमेंटम आपको हासिल करना है। एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि एक कंफर्ट लेवल आपके पास है, खाने को पर्याप्त तरीके से आपके पास व्यवस्था है, सम्मान है, बहुत सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं, तो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है। एक परिवार है आपकी सेवा करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए, समाज है, बहुत सारे दोस्त यार हैं, बहुत सारी चीजों को आप इंगेज करके रखे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, एक कंफर्ट लेवल होने की वजह से आप जो है वो जुनून सेक्रीफाइस लाने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर अगर वो जुनून लाओगे तो आप जरूर मिलेगा। एक साधना है समय के साथ। तो आज हम एनपीए पॉलिसी को इसी सरल तरीके से पढ़ेंगे।
ये जो एनपीए रिवाइज गाइडलाइन जारी हुआ है 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि हमने समय समय पर एनपीए नॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर जारी किया है। उन सारे सर्कुलर को कंसोलिडेट करके एक मास्टर पॉलिसी हमने दिया, जो 1 अप्रैल 2025 से जो है लागू है। तो ये 1 अप्रैल 2025 में कुछ भी एकदम नया नहीं है। आरबीआई का कहना है कि ये जो गाइडलाइन जारी हुआ है इसमें कुछ एकदम नया नहीं है, लेकिन हम पिछले 1-2 साल से या पिछले 1 साल से जितने भी नए सर्कुलर्स इसके मास्टर डायरेक्शन के अंदर चेंज किए हैं, चाहे वो डीसीसीओ में हो, प्रोविजनिंग नॉर्म्स में हो, या गाइडलाइन के क्लेरिफिकेशन में हो, तो उन सबको कंसोलिडेट करके ये पॉलिसी जो है हम दे रहे हैं। और ये पॉलिसी जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो 2025 में चेंज हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ चुके हैं। और आप 2024 और 25 की जो दोनों फोल्डर हैं उनको पूरा पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस हम लोग चर्चा किए हैं। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन रात को जब आप आएंगे तो आपको सरल तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से सीखने मिलेगा, और आपका बैंकिंग के प्रति उत्साह बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, सीखने की ललक बढ़ेगी। तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़, इतनी देर में बोलने के बाद पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई होगी और ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन। आज हम चर्चा करेंगे सेशन ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आईरेक्ट नॉर्म्स रिवाइज आरबीआई गाइडलाइन विथ रेफरेंस टू, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो आरबीआई के इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नाम्स को पढ़ेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तैयार रहूंगा, लेकिन आशा करूंगा कि एग्जाम ये सेशन समाप्त हो जाए तब सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सारे सवाल बहुत सरल तरीके से है, सारा चीज़ों को कवर होगा। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। तो कोई साथी जरा बता दें, अच्छे लाल जी, सब चीज़ बराबर दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है? अच्छे लाल जी, चाय पानी की व्यवस्था है आपकी तरफ से? जी जी सर, जी सर, प्रणाम। प्रणाम जी। तो हाँ सर, आवाज आवाज सर एकदम शानदार आ रहा है सर। बढ़िया। बेहतरीन आ रहा है सर। दिख भी रहा है सर, शानदार। यही ना चिलाल जी, बस इतना चीज बोलते रहना है तो मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। और वैसे कहीं कोई बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि बात करते हुए सीखा जा सकता है, चर्चा करते हुए ही सीखा जा सकता है। वन वे ट्रैफिक में केवल केवल एक तरफ ही जाया जा सकता है, दूसरी तरफ रिटर्न होने का चांसेस नहीं है। और हमें तो ये ऑपरेटिंग साइकिल करना है सीखने का, क्योंकि हमें परिवर्तनशील जीवन में, प्रतिस्पर्धा वाले जीवन में हम लोग हैं। तो आईरेक्ट नॉर्म्स पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2025 को एक मास्टर डायरेक्शन जारी करते हैं। और इस मास्टर पॉलिसी में वो इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स पे उन्होंने एक कॉन्सोलिडेटेड सर्कुलर जारी किया, जो आरबीआई की वेबसाइट पर दिया गया। और ये जो सर्कुलर लिया गया है, आज हम जिसकी स्टडी करेंगे, वो आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन 1 अप्रैल 2025 को जो जारी किया है आरबीआई ने, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो आरबीआई ये कहते हैं कि अभी जो मास्टर डायरेक्शन हमने जारी किया है, ये सभी कॉमर्शियल बैंक और ये जो है आरआरबी को एक्सक्लूड करते हुए लागू होगा। आरआरबी के लिए अलग हम एक दिन पढ़ेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में चूंकि ये वाला पार्ट आता है, इसलिए आरआरबी के साथ ही बिल्कुल छोड़कर सेशन न जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही वाला पार्ट ज़्यादा पूछता है। यहाँ पर ये जो मास्टर डायरेक्शन जारी हुआ है, ये आरआरबी के लिए थोड़ा सा प्रोविजनिंग नॉर्म में चेंज है, जिसको मैं अलग से सेशन में लेके पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको पढ़ना इसी को पड़ेगा, क्योंकि ये ही एग्जामिनेशन में आता है, भले आरआरबी को हो या कॉमर्शियल बैंक के हो। तो ये जो गाइडलाइन है, कंसोलिडेट गाइडलाइन है 31 मार्च 2025 तक। अब आप बोलेंगे कि आरआरबी के लिए एक्सक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि आरआरबी के पास कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा कम रहता है, और आरआरबी जितने होते हैं वीकर सेक्शन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और वो प्रॉफिट बेस्ड ज़्यादा लोन नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो सिनारियो होता है, जो टेरिटरी होता है, वो कमज़ोर वर्गों के लिए होता है। तो इसीलिए उनके लिए अलग नॉर्म्स होता है, जो
आरबीआई ही जारी करता है नाबार्ड के सुपरविजन में। तो नाबार्ड उसको देखता है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पॉलिसी है पूरा पूरा आपको पढ़ना ही होगा। तो ये जो आयरेक नॉर्म्स है, जिसमें हम इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स पढ़ेंगे। जहां भी आयरेक नॉर्म्स की चर्चा की जाती है तो उसके तीन पार्ट हैं। एक होता है इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नाम। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब होता है जो लोन देते हैं, लोन से जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो कब रिकॉग्नाइज होगा, कब उसको इनकम रिकॉग्निशन कहेंगे। और अगर इनकम रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है तो एसेट की क्लासिफिकेशन में बदलाव होगा। और अगर एसेट क्लासिफिकेशन हुआ तो उसके आधार पर प्रोविजन होगा। ये तीनों कड़ी जुड़े हुए हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट्स होता है जो इनकम जनरेशन बंद कर देता है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ऐसा एसेट जिससे बैंक का इनकम आना बंद हो जाए, इंटरेस्ट इनकम आना बंद हो जाए, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। एसेट दो तरह के होते हैं, एक परफॉर्मिंग एसेट्स और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा एसेट्स जो बैंक के लिए इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसको परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। और ऐसा एसेट जो बैंक के लिए इनकम जो है जनरेट नहीं कर रहा है, इनकम बंद कर दिया जनरेट करना, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सरल भाषा में आप समझ लीजिए। ठीक है। अगर इंटरव्यू में आपको कभी ऐसा पूछा गया तो आप कहिएगा कि सर, परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट है जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करता रहता है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसा है जहां पर इनकम जनरेट जनरेट करना बंद हो जाता है, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। डिटेल में आगे हम धीरे धीरे समझेंगे। एक लोन और एडवांसेस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की व्याख्या निम्नानुसार किया जाएगा, क्योंकि लोन की फैसिलिटी के आधार पर अलग तरीके से उसको परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग में कैटेगराइज करते हैं। आरबीआई ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो लोन टर्म लोन होंगे, सीसीओडी होंगे या बिल्स होंगे, तीन कैटेगरी में इसको बांटा है। आप जब लोन के पोर्टफोलियो देखते हैं तो भी देखे होंगे लोन कितने प्रकार के होते हैं। सीसी होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, टर्म लोन होता है, बिल परचेस होता है, और आपका नॉन फंड बेस होता है। एक फंड बेस और एक नॉन फंड बेस होता है। तो यहाँ पर अगर तीन कैटेगरी में इसको बांटे हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, कि अगर एक परफॉर्मिंग टू नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफिकेशन में साधारण सा जो आप देख पाए हैं कि एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसा एसेट्स होगा जो इनकम जनरेट करना बंद कर दे, तो उसके क्लासिफिकेशन के लिए उसको तीन कैटेगरी में देखा जाता है। अगर वो टर्म लोन है तो क्या उसके लिए कंडीशन होगा नॉन परफॉर्मिंग, और अगर एक सीसीओडी है तो क्या कंडीशन होगा, और एक अगर बिल परचेस है तो क्या कंडीशन होगा। तो पहला कंडीशन होता है टर्म लोन, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। पहला ही स्लाइड में से देखो, आपको एक सवाल पूछता है कि इन केस ऑफ टर्म लोन ए नॉन परफॉर्मिंग ए एसेट विल बी नॉन परफॉर्म क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स if interest or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan। टर्म लोन के केस में एक लोन खाता एनपीए कहलाएगा अगर उस लोन खाते में ब्याज या इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल ब्याज या प्रिंसिपल का जो इंस्टॉलमेंट है वो 90 दिनों से ज़्यादा ओवर ड्यू रह जाए, तो वो खाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा, लेकिन टर्म लोन के केस में। बराबर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज में। अब आप लोग इसको मतलब समझ तो गए होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में गलती तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सीधे आता है इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल वो मोर देन 90 डेज विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए, टिक लगा दे तो सही भी हो जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट तरीके से आपको ये समझना है। लोन तीन तरह के होंगे यहाँ पर, एक होता है सीसीओडी, एक होता है टर्म लोन, एक होता है बिल परचेस। तो टर्म लोन के केस में अगर ब्याज या प्रिंसिपल का जो इंस्टॉलमेंट है, जिसे ईएमआई कहते हैं, वो अगर 90 दिनों से ज़्यादा ओवर ड्यू रह जाता है तो उस लोन अकाउंट को एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। दूसरा कंडीशन है सीसीओडी। सीसीओडी के केस में अगर कोई खाता
90 दिनों से ज्यादा आउट ऑफ ऑर्डर रह जाता है तो उसे एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। 90 डेज का कॉन्सेप्ट दोनों में ही है, केवल केवल बिटवीन द लाइन उस टर्मिनोलॉजी का अंतर है। टर्म लोन में ब्याज या मूलधन का इंस्टॉलमेंट अगर 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो उसे हम लोग एनपीए में क्लासिफाई कर देते हैं। और सीसीओडी के केस में अगर 90 दिनों से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो उसे एनपीए क्लासिफाई कर देते हैं। और बिल्स परचेस के केस में अगर कोई बिल ओवरड्यू हो गया, 90 दिनों से ज़्यादा ड्यू हो गया, ओवरड्यू हो गया, तो उसे एनपीए कहते हैं। बिल क्या होता है? बिल का एक ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट को उसका भुगतान होना होता है। अगर उस ड्यू डेट से लेकर 90 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू हो गया तो फिर वो बिल जो है वो एनपीए में कहलाएगा, बिल परचेस या डिस्काउंटेड। क्योंकि बाजार में कॉमर्शियल ऑपरेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए हम बिल्स परचेस करते हैं। मतलब जब भी हमारा व्यापारी कोई सामान देता है उसको बिल्स मिलता है, वायदा मिलता है कि 3 महीने में पेमेंट हो जाएगा, 1 महीने में पेमेंट हो जाएगा, या इस पर्टिकुलर तारीख को पेमेंट हो जाएगा, तो वो बिल्स बोलते हैं। उस बिल्स को लेके बैंक में आता है व्यापारी, क्योंकि व्यापारी को तुरंत पैसा चाहिए, उसी के लिए बैंक बना है। बैंक उसको पैसा दे देता है एडवांस के रूप में, बिल डिस्काउंटिंग के तहत, मार्जिन रखते हुए, डिस्काउंट करते हुए। और जो पैसा बिल्स के बाद आएगा वो बैंक अपने पास रखता है। लेकिन वो बिल का पेमेंट जब आना है उस तारीख से नहीं दिया तो ड्यू चालू हो गया, और वो 90 दिनों से ज़्यादा ड्यू हो गया तो एनपी में क्लासिफाई हो जाएगा। तो ये सरल सा डेफिनेशन है। अगर इस स्क्रीन में से देखेंगे तो पहला वाला जो रेड कलर में है, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन विल बी क्लासिफाइड एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये सवाल सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर फिर से हम सरल तरीके से यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी का पहले ही स्क्रीन का ही है, ये शॉर्ट फॉर्म में है डेफिनेशन। ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स व्हेन इंटरेस्ट एंड आर प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। आउट ऑफ ऑर्डर, account will be out of order with excess outstanding of sanction limit or no credit for 90 days, and it will be more than out of order of 90 days will be classified as a non performing assets। ओवरड्यू का मतलब ये होता है जहां पर यहाँ अगर कोई अमाउंट उस तारीख को पे करना था, नहीं पे किया तो ड्यू हो गया, और ऐसे ड्यू होते होते ओवर ड्यू जो है मोर देन 90 डेज आया तो एनपी होगा। आउट ऑफ ऑर्डर के अलग अलग कंडीशन है। टर्म लोन में तो सीधा सीधा आप जान गए कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट 90 दिनों तक नहीं आया तो फिर उसको हम एनपीए देंगे। सीसीओडी में ये बात हुई, सीसीओडी में अगर कोई खाता 90 दिनों से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर रहा तो उसको हम एनपीए देंगे। और बिल परचेज में 90 दिनों से ज़्यादा अगर ओवरड्यू हो गया तो उसको हम आउट ऑफ ऑर्डर, नहीं सॉरी, उसको एनपीए कहलाएंगे। अब आउट ऑफ ऑर्डर जो होगा कोई अकाउंट, वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम लोग और कंडीशन देख लेते हैं कैसे कैसे जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होगा, कोई लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होगा। तो अभी तक के 3 कंडीशन आपने देखा है। टर्म लोन में जहां उसकी किस्त या इंटरेस्ट 90 दिनों से ज़्यादा ड्यू हो जाता है, एनपी हो जाएगा। सीसीओडी के केस में अगर 90 दिनों से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर है, एनपी हो जाएगा। बिल परचेज डिस्काउंटिंग में अगर 90 दिनों से ज़्यादा ओवर ड्यू है बिल के ड्यू डेट से तो एनपी हो जाएगा। अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया हुआ है तो वो कब एनपी होगा? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर लोन लिया है और अगर 2 क्रॉप सीजन तक उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू रहता है तो उसे एनपीए करार दिया जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिनका फसल का पैदावार 1 साल के अंदर आ जाता है, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। और ऐसे क्रॉप जिनमें फसल के पैदावार 1 साल से ज़्यादा समय में आते हैं उसको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में क्या कहते हैं कि अगर 2 क्रॉप सीजन तक वो ओवरड्यू रहा, पैसा नहीं दिया किसान ने या उस बोरोवर ने, तो
उसकी इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट सर्व नहीं किया, प्रिंसिपल का जो इंस्टॉलमेंट है इंटरेस्ट सर्व नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वाला 2 क्रॉप सीजन के ओवर ड्यू हो जाने के बाद एनपी हो जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक क्रॉप सीजन अगर ओवर ड्यू रहा तो उसे एनपीए करार दिया जाएगा। अगर इन दोनों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो लोन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के होता है। क्योंकि भारत की 75% जनसंख्या जो है आजकल तो 65% से ऊपर हो गया है, मतलब पहले 75 होते थे, अभी लोग शहरों की ओर पलायन कर दिए, तो गांव में रहते हैं और कृषि आधारित आय पर निर्भर होते हैं। इसीलिए आप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स कब एनपी होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अगर 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहा तो एनपी हो जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एक क्रॉप सीजन ओवरड्यू रहा तो एनपी हो जाएगा। और बाकी जो बिल्स है या लिक्विडिटी फैसिलिटी है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो अगर वो जिस तारीख को सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन ड्यू थे, मैच्योरिटी पेमेंट लेना था, और उसके बाद 90 दिनों से ज़्यादा अगर आउटस्टैंडिंग रहा वो फैसिलिटी, तो एनपीए हो जाएगा। और ठीक उसी तरह अगर हम डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स करते हैं मार्केट में, अगर कहीं डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में हमको रिसीवेबल्स होगा, अगर आने वाला पैसा होगा, वो आज आना था मार्केट टू मार्केट वैल्यू में लेकिन आज नहीं आया, तो एक दिन का ड्यू, ऐसे करते करते मोर देन 90 डेज ड्यू हो जाएगा पेमेंट के लिए ड्यू डेट से, तो वो एनपी हो जाएगा। मतलब एनपीए में एक कॉमन सा जो डेट है वो 90 डेज का है। सिर्फ सिर्फ चेंज है उनके समझने में या टर्मिनोलॉजी में। अगर टर्म लोन है तो सीधा सीधा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू रहा तो एनपी हो जाएगा। अगर सीसीओडी है तो 90 दिन से ज़्यादा अगर वो खाता आउट ऑफ ऑर्डर रहा तो एनपी हो जाएगा। अगर बिल्स परचेस है, डिस्काउंटिंग है, चाहे सिक्योरिटी बिल्स है, चाहे वो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है, तो जिस तारीख को पेमेंट आना था ड्यू डेट 90 दिन से ज़्यादा अगर रिमेन रहा तो वो एनपी हो जाएगा। केवल केवल एक चेंजेस है, एग्रीकल्चर में शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एनपीए तभी होगा अगर उसका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट 2 क्रॉप सीजन से ज़्यादा ड्यू रहा तो एनपी हो जाएगा। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है अगर एक क्रॉप सीजन अगर ड्यू हो गया तो फिर वो एनपी हो जाएगा। तो ये फंडा आपको जो है आपको समझ में आ गया होगा, एनपीए कब कब होगा। अब बात करते हैं सीसीओडी अकाउंट कब आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट होगा। अगर किसी सीसीओडी अकाउंट में सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज़्यादा बैलेंस है, सपोज सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, बैलेंस 5,10,000 है, आज एक दिन 5,10,000 रहा तो एक दिन का आउट ऑफ ऑर्डर, और ऐसे अगर लगातार 90 दिन से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो एनपी हो जाएगा। अगर ड्राइंग पावर उसका 4.5 लाख है, लिमिट 5 लाख है, लेकिन बैलेंस 4,78,000 है, मतलब ड्राइंग पावर से ज़्यादा है, स्टॉक मेंटेन नहीं किया है, तो आज 4.5 लाख का ड्राइंग पावर है, बैलेंस 478 है, मतलब एक दिन का ओवरड्यू होगा आउट ऑफ ऑर्डर। ऐसे करते करते अगर मोर देन 90 डेज आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तो वो एनपी हो जाएगा। तो पहला कंडीशन है एक्सेस, सैंक्शन लिमिट से एक्सेस हो, ड्राइंग पावर से एक्सेस हो, और 90 दिनों से ज़्यादा अगर ओवरड्यू हो गया तो एक्सेस रहा तो वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। और जब इतने दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो एनपी हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसके लिमिट से नीचे हो, ड्राइंग पावर से नीचे हो, लेकिन पिछले 90 दिनों के अंदर क्रेडिट इतना आया, कम आया है, या कोई भी क्रेडिट नहीं आया कि उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो सर्व नहीं हो पा रहा है, तो भी एनपी हो जाएगा। ये 2 कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है जो हायर स्केल में पूछता है, एक तो पहला वाला भी दूसरा वाला भी। अगर किसी सीसीओडी अकाउंट में उसका लिमिट 5 लाख है, ड्राइंग पावर भी 5 लाख है, लेकिन उसका बैलेंस जो है 4 लाख है, मतलब लिमिट के अंदर है, लेकिन उस सीसी अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं आ रहा है, जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो इंटरेस्ट का पैसा भी क्रेडिट नहीं आ रहा है, और 90 दिनों से ज़्यादा ऐसे नहीं आ रहा है, कोई क्रेडिट नहीं आया 90 दिनों तक, तो 91 दिन में वो एनपीए में ट्रीट हो जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ ऑर्डर हुआ। तो ये जो है 2 कंडीशन है आपके आउट ऑफ ऑर्डर के।
तो आउट ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, जब भी कोई लोन देते हैं, लोन सैंक्शंस करते हैं, उसमें कंप्लायंस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं, लोन डिसबर्स करते हैं, लोन डिसबर्स करने के बाद पोस्ट इंस्पेक्शंस करते हैं, पोस्ट इंस्पेक्शन करने के बाद मोरेटोरियम फॉलो करते हैं, फिर उसको जो है आदत डालते हैं ईएमआई की। तो जो पहला तारीख किस्त उसका जो ड्यू होगा, अगर उस ड्यू तारीख को अगर वो पैसा पे नहीं करता है तो अब वो रेगुलर अकाउंट नहीं कहलाएगा। अगर रेगुलर तरीके से पे करता है तो रेगुलर अकाउंट कहलाएगा। और अगर ड्यू तारीख को पैसा नहीं पटाता है तो इररेगुलर अकाउंट हो जाएगा, स्ट्रेस एसेट हो जाएगा या ओवर ड्यू हो जाएगा। तो अगर एक दिन का ओवर ड्यू से लेके 30 दिन तक ओवर ड्यू रहा तो उसको एक स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी जो है बोलते हैं। और ये जो स्क्रीन है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला स्क्रीन है, SMA 2, SMA 1, SMA 0। तो ज्यादातर SMA 2 का पूछता है, इसलिए पूछता है क्योंकि इसके बाद एनपीए ही हो जाना है। तो SMA 2 के क्लासिफिकेशन ज्यादातर पूछता है पूछता है। तो आप देख लिए, जब लोन डिसबर्स किए, कंप्लायंस किए, फिर पोस्ट इंस्पेक्शन किए, एसेट क्रिएशन हुआ, और पहली ईएमआई आनी थी, पहली ईएमआई नहीं आई, एक दिन का डिले हो गया तो एक दिन इरेगुलर हो गया। तो एक दिन से लेके 30 दिन तक ऐसे अगर ड्यू हो गया तो उसको SMA 0 कहते हैं। 31 दिन से 60 दिन तक ड्यू हो गया तो SMA 1 कहते हैं। और 60 दिन से ज्यादा मतलब 61 दिन से लेके 90 दिन तक ड्यू हो गया तो उसको SMA 2 कहते हैं। और जहां 90 दिन से ऊपर हुआ फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है SMA का कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, SMA 2 की क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आप बोलते हैं कि ऐसा खाता जिसमें इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या ईएमआई चाहे पार्शियली या फुली ओवर ड्यू होता है एक दिन से 30 दिन तक तो उसको SMA 0 कहते हैं, 31 दिन से 60 दिन तक तो SMA 1 कहते हैं, 61 दिन से 90 दिन तक तो SMA 2 कहते हैं, 90 दिन से ऊपर होता है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आने के बाद कहाँ कहाँ जाता है। अब आते हैं पार्ट इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स। इनकम रिकॉग्निशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि इनकम टू बी रिकॉग्नाइज ऑन रियलाइजेशन बेसिस फॉर एनपीए। जब भी बैंकें इनकम बुक करती हैं या इंटरेस्ट चार्ज करती हैं तो उसमें एक्चुअल जो उसका रियलाइजेशन होगा तभी बैंक अपना प्रॉफिट उसको बना सकती है, अदरवाइज अपना इनकम नहीं बता सकती है। मैं आपको सरल तरीके से समझा दे रहा हूं, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। एक ग्राहक को 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन दिए। अब उसमें मुद्रा लोन में जो है 10% का अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो वहां पर अगर 1100-1200 रुपये का इंटरेस्ट लग गया एक महीने में, तो वो इंटरेस्ट बैंक का इनकम तभी होगा जब वो इनकम जो इंटरेस्ट लगा है वो इंटरेस्ट ग्राहक द्वारा जमा कर दिया गया हो खाते में। तब आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, 5,000 का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया चलिए, लेकिन ग्राहक ने वो 5,000 रुपये आपको नहीं क्रेडिट दिया और आप अपने P&L में पैसा ले गए तो आपको वापस रखना पड़ेगा क्योंकि आपका ये इनकम बुक हुआ ही नहीं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं हुआ बोलते हैं। तो जब हम पीए में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं कि हम इंटरेस्ट चार्ज कर दे रहे हैं। हमारे अच्छे लाल जी ये आशा रखते हैं, अच्छे लाल जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? आवाज़ आवाज़ करके बताइए जरा। जी सर, आ रहा है आवाज। अरे हाँ, अच्छे लाल जी, जी। आप तो किसी को लोन देते हो तो ये सोच के लोन देते हो कि वो ब्याज भी पटा देगा और प्रिंसिपल भी पटा देगा, बराबर। जी सर। अब जब आप लोन दे दिए शुरू में, तो आप उसको एक तारीख देते हो कि भाई 10 तारीख को आपकी पहली किस्त है। तो आप क्या करते हो, 10 तारीख मतलब महीना खत्म हुआ 30 तारीख को, 30 तारीख को आप इंटरेस्ट चार्ज कर देते हो। इंटरेस्ट चार्ज करते हैं क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। हम ये मान के एक्रूअल बेसिस पे चार्ज कर देते हैं कि 10 तारीख को उसका ईएमआई आने वाला है, ग्राहक पटा ही देगा, इसलिए हम इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। और 10 तारीख को पटा दिया तो हमारा P&L में जो गया हुआ पैसा इनकम में बुक होगा। साल में जब क्लोजिंग होगी या क्वार्टरली या हाफ ईयरली क्लोजिंग होगी या एनुअल क्लोजिंग होगी तो वो जो पैसा हमने P&L में ले गए
उस बारोवर के अकाउंट को डेबिट करते हुए वो हमारा प्रॉफिट बुक होगा, हम अपने प्रॉफिट में, इनकम में दिखाएंगे, इंटरेस्ट इनकम में। लेकिन हमारे अच्छे लाल जी ने 30 तारीख को इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 5,000, 10 तारीख को ईएमआई आने वाला था, नहीं पटाया, ओवर ड्यू हो गया एक दिन का, ऐसे करते करते 90 डेज ओवर ड्यू हो गया। तो 90 डेज तक ले जाते तक हम 3 बार इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, अगले महीना अगले महीना, 5,000 5,000 5,000, 15,000 इंटरेस्ट उसके अकाउंट डेबिट हुआ, पीएनएल क्रेडिट हुआ। अब चूंकि वो 15,000 रुपये जो इंटरेस्ट चार्ज किए पार्टी ने नहीं दिया, तो 15,000 को हम पीएनएल में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, वो हमारा इनकम नहीं हुआ, क्योंकि ग्राहक ने तो दिया नहीं। इसलिए हम पीएनएल को हमारा डेबिट कर देंगे और उसको यूआरआई रिवर्स कर देंगे। यही इनकम रिकग्निशन को समझाता है। मतलब इनकम रियलाइजेशन बेसिस पर ही इनकम बुक होगा। जब खाते में ग्राहक के द्वारा बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की राशि को जमा कर दिया जाएगा, तभी वो ब्याज की राशि बैंक की आय कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। साधारण भाषा में समझ लीजिए। समझ में आया? तो अच्छे लाल जी, आपको अच्छे से समझ में आया? जी सर जी। तो इनकम टू बी रिकॉग्नाइज ऑन रियलाइजेशन बेसिस फॉर एनपीए, रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ इनकम इफ लोन बिकम्स एनपीए। जैसे ही लोन एनपीए हो जाता है, हम क्या करेंगे? जो ब्याज हमने लगाया है और ग्राहक ने नहीं दिया, उसको वापस कर देंगे, हमारा इनकम से डेबिट कर देंगे और अनरियलाइज इंटरेस्ट में बीजीएल में खाते में रख देंगे। जब ग्राहक देगा तब हम उसको रिवर्स करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक्रूवल अलाउड फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट, नॉट फॉर एनपीए। जब खाता स्टैंडर्ड होता है तो आप ये संभावना के साथ लोन इंटरेस्ट डेबिट करते हो कि कल पटा देगा, लेकिन एनपीए खाते में हम इंटरेस्ट डेबिट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्रूवल बेस नहीं चलता। एनपीए खाते में हुआ, जैसे अच्छे लाल जी रिकवरी में गए एक एनपीए खाता में, तो उसने 10,000 रुपये दिया, तो 10,000 रुपये पहले हम जमा करेंगे, तो 10,000 जो है ब्याज में वो एडजस्ट होगा, पहला हमारा जो है ब्याज का पैसा आएगा, मूलधन का पैसा बाद में आएगा। तो ये इनकम रिकग्निशन नॉर्म्स को कहलाता है कि इनकम विल बी रिकग्नाइज ऑन रिलेशन बेसिस। वो ग्राहक के रिलेशन बेसिस पे ही आपकी इनकम बुक होगा। तो मैंने बताया कि 1 दिन से लेके 30 दिन तक अगर ओवर ड्यू रहा तो ऐसे में 0 होगा। 31 दिन से 60 दिन तक अगर ड्यू रहा उसका ईएमआई, तो ऐसे में 1 होगा। और 61 दिन से 90 दिनों तक अगर उसका ड्यू रहा ईएमआई या इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो वो ऐसे में 2 कहलाएगा। जहां इन इसको, जो ऐसे में 0, 1 और 2 जो है स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, इनमें कोई डिफॉल्ट नहीं। जहां 90 दिन से ज्यादा हुआ वो एनपीए कहलाएगा। और एनपीए में सबसे पहले वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में जाएगा, जहां वो 12 महीने तक रहेगा। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कोई भी एनपीए अकाउंट्स 12 महीने तक रहता है। 12 महीने रहने के बाद वो डाउटफुल एसेट्स में चला जाता है। और डाउटफुल मतलब सब स्टैंडर्ड में 12 महीने से ज़्यादा रहा तो वो डाउटफुल में चला जाता है। और फिर डाउटफुल में लंबे समय तक रहता है। जब तक पड़ा रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि बैंक उसको लॉस डिक्लेयर ना कर दे, या रिजर्व बैंक डिक्लेयर ना कर दे लॉस, या कोई ऑडिटर या कोई इंस्पेक्शन अधिकारी उसको, बैंक का इंटरनल मैनेजमेंट या कोई भी उसको लॉस आइडेंटिफाई ना कर दे, तब तक वो डाउटफुल में पड़ा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले खाता क्या होगा? रेगुलर खाता होगा, जिसको परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। फिर उसके बाद इर्रेगुलर खाता होगा। इर्रेगुलर में अगर 30 दिन तक इर्रेगुलर रहा तो ऐसे में 0 होगा। 31 दिन से लेके 60 दिन इरेगुलर रहा तो ऐसे में 1 होगा। 61 दिन से 90 दिन तक इरेगुलर रहा तो ऐसे में 2 होगा। 90 दिन से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो सब स्टैंडर्ड या नॉन परफॉर्मिंग एसेट आएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 12 महीना रहेगा सब स्टैंडर्ड में। सब स्टैंडर्ड से बाद में वो डाउटफुल में चला जाएगा, और डाउटफुल में लंबे समय तक रहेगा, जब तक कि बैंक लॉस डिक्लेयर ना कर दे, आरबीआई लॉस डिक्लेयर ना कर दे, कोई मैनेजमेंट ऑडिट वाला, इंस्पेक्शंस वाला, कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट, कोई भी लॉस डिक्लेयर ना कर दे, तब तक वो डाउटफुल में पड़ा रहेगा। डाउटफुल के 3 कैटेगरी होते हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। तो जैसे ही डाउटफुल में जाता है तो डाउटफुल 1 में वो 1 साल रहता है, डाउटफुल 2 में वो 2 साल रहता है। तो टोटल डाउटफुल कैटेगरी में 3 साल रहने के बाद, 3 साल से जैसे ही ज़्यादा होता है वो डाउटफुल 3 कैटेगरी में रहता है।
और डाउटफुल 3 कैटेगरी में मगरमच्छ की तरफ पड़ा रहता है जब तक रहेगा, जब तक है बोलते हैं, जब तक है जान वहीं रहूंगा, वैसा वाला हिसाब है उसका। डाउटफुल 3 में पड़ा रहेगा जब तक है उसका जान, है ना। तो जब तक आप उसको दवाई इलाज ना करा दोगे या लॉस डिक्लेयर ना कर दोगे तब तक वो डाउटफुल 3 कैटेगरी में पड़ा रहेगा। चलिए, अब आता है प्रोविजनिंग नॉर्म्स। अब अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया। SMA 0, SMA 1, SMA 2, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, लॉस। एक कंडीशन और है जो लॉस कैटेगरी में ले जाने के लिए, अगर किसी भी समय किसी लोन खाते का इंस्पेक्शन होता है और लोन खाते के इंस्पेक्शन के समय उसकी सिक्योरिटी उसके आउटस्टैंडिंग से 10% कम हो जाती है, तो वो सीधे सीधे लॉस कैटेगरी में चला जाता है विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। अगर आज किसी को मुद्रा लोन दिए 1 लाख रुपए, तो होगा क्या, कम से कम 1.5 लाख रुपए का उसके पास सामान होगा, या 1.25 लाख 1,30,000 का सामान होता है। बढ़िया लोन चला रहा था, लेकिन अचानक आप देखने गए तो उसमें 5,000 का सामान है, दुकान बंद हो गया, कुछ नहीं है सामान। तो अब क्या होगा, उसका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 5,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, मतलब आउटस्टैंडिंग से उसकी जो सिक्योरिटी है 10% से कम हो गई। तो आपके इंस्पेक्शन वाले अधिकारी ने बोला कि इसमें सिक्योरिटी गायब हो गया, तो वो खाता जो है सीधे सीधे लॉस कैटेगरी में आ जाएगा विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उसके आउटस्टैंडिंग से 10% से कम हो गया। एक कंडीशन ये है जो हायर स्केल में पूछता है। दूसरा कंडीशन ये है कि किसी भी समय अगर खाते की निगरानी करने हमारे अधिकारी कर्मचारी गए या कोई ऑडिटर गए और उस समय उस खाते की सिक्योरिटी अगर 10% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो वो खाता सीधे सीधे स्टैंडर्ड से या किसी भी जगह से डाउटफुल कैटेगरी में चला जाएगा। अगर 10% से कम है तो लॉस में चला जाएगा, 10 से ज़्यादा और 50 से कम है तो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाएगा विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। क्योंकि डाउटफुल जाने के लिए भी उसको 12 महीना का सफ़र सब स्टैंडर्ड वाले घर में गर्मी छुट्टी बिता के जाना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें सिक्योरिटी कम है तो सीधे सीधे डाउटफुल में चला जाएगा। 10% से ज़्यादा 50% से कम है तो डाउटफुल में जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% से कम हो जाता है तो सीधे सीधे लॉस में चला जाएगा। तो ये कंडीशन है। अब जब कैटेगराइजेशन हो गया एनपीए का, तब वहां पर प्रोविजनिंग नॉर्म्स चालू होता है। स्टैंडर्ड एसेट्स में जो प्रोविजन है वो 0.25% से लेके 1% तक रहता है। 5% तक भी होता है, मैं आपको अलग तरीके से बता दूंगा। जैसे स्टैंडर्ड एसेट्स का जो प्रोविजन होता है सामान्यतः 0.25% होता है। 0.25% जो होगा सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्रीकल्चर और एसएमई में। एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होंगे उनमें जो है 0.25% होता है प्रोविजन। अदर स्टैंडर्ड एसेट्स में 0.40 प्रोविजन होते हैं। अगर सामान्यतः सवाल पूछेगा तो 0.40 प्रोविजन होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर और एसएमई में वो पूछेगा तो 0.25 होता है। अगर रियल इस्टेट रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए बनाया है तो 0.75% है। अगर रियल इस्टेट रियल कॉमर्शियल इस्टेट अगर शॉप के लिए बिजनेस के लिए बनाया गया है तो 1% है। अगर हाउसिंग लोन सामान्य है तो वहाँ 0.40% है। अगर हाउसिंग लोन टीजर रेट पर है तो 2% का प्रोविजन होता है। अगर कोई रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है तो वहाँ 5% का प्रोविजन होता है। अगर कोई डीसीसीओ वाले अकाउंट है, डीसीसीओ में क्या होता है, कोई अगर प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन में है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर या नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसका अगर डीसीसीओ एक्सटेंड होता है। डीसीसीओ क्या होता है, डेट ऑफ कॉमर्शियल कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन। तो कोई प्रोजेक्ट है उसका कॉमर्शियल ऑपरेशन के कमेंसमेंट डेट में बदलाव होता है, अगर वो 2 साल के अंदर होता है तो उसमें प्रोविजन 0.40% होगा। अगर उसका टाइम एक्सटेंड होता है, 2 साल से ज़्यादा होता है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ अनहोनी हो गई, डिले हो गया, तो वहां पर जो प्रोविजन होता है वो 5% होता है। अगर इतना याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा।
तो स्टैंडर्ड एसेट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सामान्यतः स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविजन 0.40% होता है। एग्रीकल्चर और एसएमई में 0.25 होता है। हाउसिंग लोन में 0.40 होता है। आपका कॉमर्शियल रियल एस्टेट अगर रेसिडेंशियल है तो वहां पर 0.75 प्रोविजन होता है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट अगर शॉपिंग है, बिजनेस है, तो वहां पर 1% होता है। अगर रिस्ट्रक्चर्ड एसेट हैं तो वहां पर 5% होता है। अगर डीसीसीओ वाले अकाउंट्स हैं, अंडर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, तो वहां पर 0.40 होगा, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन 2 साल के अंदर होते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन होता है तो वहां पर 5% होता है। और हाउसिंग लोन अगर टीजर रेट है तो वहां पर 2% का प्रोविजन होता है। ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स कहता है। अब आते हैं सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के दो भाग हैं, एक सिक्योर्ड पोर्शन और एक अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो एडवांसेस में हम अनसिक्योर्ड पोर्शन उनको बोलते हैं जिनमें सिक्योरिटी 10% से कम हो जाए, उनको अनसिक्योर्ड पोर्शन कहते हैं। जहां सिक्योर्ड रहता है वहां पर सब स्टैंडर्ड में प्रोविजन होगा 15%। और जहां अनसिक्योर्ड एक्सपोजर होता है वहां सब स्टैंडर्ड में प्रोविजन होता है 25%। तो 15 और 25% का अर्थ है यही जानिए सब स्टैंडर्ड में, कि अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है और सिक्योर्ड एसेट है। सिक्योर एसेट कैसे मानेंगे? अगर 1 लाख का लोन है, सब स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन उसमें सिक्योरिटी 10% से ज्यादा है तो सिक्योर्ड एसेट मानेंगे। सिक्योर्ड एसेट है तो उसमें प्रोविजन टोटल आउटस्टैंडिंग का 15% होगा। अगर कोई 1 लाख रुपए का लोन है और वो सब स्टैंडर्ड जाता है लेकिन वो अनसिक्योर्ड एसेट है तो वहां पर प्रोविजन जो होंगे वो 25% होंगे। अब आते हैं डाउटफुल कैटेगरी। डाउटफुल कैटेगरी के 3 पार्ट होते हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। तो डाउटफुल कैटेगरी में अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो उसका 100% प्रोविजन होगा। डाउटफुल कैटेगरी में अगर कोई एसेट चला गया तो अगर किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, अगर वो अनसिक्योर्ड एसेट्स है, अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो वहां पर 100% प्रोविजन होगा। अगर सिक्योर्ड पोर्शन है, डाउटफुल 1 कैटेगरी में है, तो 25% का प्रोविजन होगा। डाउटफुल 2 कैटेगरी में है तो वहां पर 40% का प्रोविजन होगा। और डाउटफुल 3 पोर्शन में है, उस कैटेगरी में है, तो वहां पर 100% प्रोविजन होगा। तो 3 कैटेगरी हैं डाउटफुल के, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 में 1 साल रहता है, डाउटफुल 2 में 2 साल रहता है, डाउटफुल 3 में लंबे समय तक पड़ा रहता है। हम्म। तो डाउटफुल किसी भी कैटेगरी में हो, अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 100% प्रोविजन। डाउटफुल 1 में है, सिक्योर्ड पोर्शन है तो 25% प्रोविजन। डाउटफुल 2 में है तो 40% प्रोविजन। डाउटफुल 3 में तो 100% प्रोविजन। और लॉस एसेट है तो 100% प्रोविजन। लॉस एसेट्स कोई भी एसेट तब होता है अगर बैंक का इंटरनल मैनेजमेंट उसको लॉस डिक्लेयर कर देता है तो लॉस होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है किसी भी समय सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करने के और सिक्योरिटी वैल्यू जो है, सिक्योरिटी वैल्यू उसके आउटस्टैंडिंग से 10% से कम हो जाता है तो उसको हम लोग लॉस डिक्लेयर कर देते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई आरबीआई के ऑडिटर आ गए इंस्पेक्शन में और उन्होंने जो है 1 सेकंड, ये पॉज हो गया क्या? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आपको? अच्छे लाल जी, ये स्क्रीन दिख रहा है प्रोविजनिंग नाम वाला? जी जी सर, दिख रहा है, दिख रहा तो यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा था कि लॉस एसेट कैसे कैसे हो सकता है। पहला लॉस एसेट का तरीका ये है कि अगर बैंक का मैनेजमेंट इसको उस खाते में लॉस दिखा देता है कि ये खाते में लॉस है तो लॉस हो जाएगा। दूसरा, अगर सिक्योरिटी इंस्पेक्शन करने गए और किसी भी समय उसके आउटस्टैंडिंग से उसकी वैल्यू 10% से कम हो जाती है तो लॉस हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है अगर किसी लोन खाते में फ्रॉड हो गया तो 100% लॉस में चला जाता है प्रोविजन में। चौथा कंडीशन है बाहर का ऑडिटर, आरबीआई का ऑडिटर, स्टेचुटरी ऑडिटर अगर उसमें लॉस डिक्लेयर कर देते हैं तो वहां पर लॉस हो जाएगा। ये कंडीशन है लॉस के लिए, और जहां लॉस होता है वहां 100% प्रोविजन किया जाता है। अगला कुछ स्पेशल क्लासिफिकेशन केसेस हैं।
एग्रीकल्चर एडवांसेस में एनपीए नॉर्म्स उनके क्रॉप ड्यूरेशन के आधार पर होता है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े भी कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो अगर दो क्रॉप सीजन में ओवरड्यू रहा तो एनपीए होगा, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक क्रॉप सीजन अगर ड्यू रहा तो एनपीए होगा। क्रेडिट कार्ड के केस में ये सवाल पूछता है हायर स्केल में कि क्रेडिट कार्ड में कोई क्रेडिट कार्ड एनपीए होगा अगर उसका फुल ड्यू या मिनिमम ड्यू जो है 90 दिनों तक पे नहीं हुआ है तो हमारे कई साथी गलत कर देते हैं, उसको कम फुल ड्यू लिखते हैं, जबकि यहाँ पर पॉलिसी में कहा गया है कम से कम मिनिमम ड्यू। जो मिनिमम ड्यू दिया है अगर उतना नहीं पटाए तो आपका एनपीए हो जाएगा। तो मिनिमम ड्यू अगर विद इन 90 डेज नहीं पे किया तो एनपीए कहलाएगा, ये आप याद रख लीजिए। और जहाँ गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस हैं, एनपीए तभी होगा जब गारंटी वहाँ पर उठा लिया गया हो, गारंटी वापस ले लिया गया हो, तभी होगा, अदरवाइज वो एनपीए नहीं होगा। ये कंडीशन है। आपके कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब आते हैं डीसीसीओ, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। डीसीसीओ का मतलब होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन। सर अगर स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिए, स्क्रीन शेयर पॉज है। पॉज है पिछले इसके। दो हाँ, पिछले 2 मिनट से सर। अच्छा जी। ओके। हाँ, अभी मैं दिख रहा हूँ आपको। जी जी। ओके। बाकी अभी जितना पढ़ाए हैं वो समझ में आ रहा है, वाई के वाई। जी जी सर। वाई के वाई मतलब क्या है? सर योगेंद्र कुमार यादव, अरे शॉर्ट वाह, नेम लिखा हूँ। बड़े तेजस्वी हैं, बढ़िया नाम है। जी। यो हनी सिंह ऐसे टाइप का नाम रखे हो आप हैं, ऐसे होना चाहिए, है ना। जी। चलिए तो अभी अब दिख रहा है, मैं साझा करता हूँ, लेकिन पॉज कैसे हो गया? तुम्हारा रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो गया? रिकॉर्डिंग नहीं, दिख रहा पिछले। है आपको? हाँ, अब आ रहे हैं सर, आप स्क्रीन पे, स्क्रीन आ रहा है प्रॉपर। अच्छा। तुमने बुलाया और हम चले आए रे, जान हथेली पे ले आए रे। अब देखो, अब स्क्रीन दिख रहा है। हम्म। हाँ सर, अब आ रहा है सर, ठीक है। चलो तो हम अभी ये पिछला स्क्रीन शायद आपको नहीं दिखा होगा, स्पेशल कैटेगरी ये वाला स्क्रीन देखे थे आपने, हमने स्टैंडर्ड एसेट वाला ये वाला स्क्रीन दिख रहा था आपको? हाँ, यहाँ तक दिखा था सर, इसके यहाँ बाद तक नहीं। दिखा। तो इसकी जी। कौन सी अच्छी बात लगी आपको? वाई के वाई, सॉरी सर। इसकी कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई इनमें से, या समझ में आई? इसमें जो स्टैंडर्ड रिसर्च में क्रॉप वगैरह के लिए आपने बताया था सर, वो ओके। चीज़ें मतलब कि हम लोगों के आरआरबीज के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, हम्म। स्पेशली आरआरबी। अच्छा। जी। आप किसान क्रेडिट कार्ड लोन बहुत देते हैं, है ना? वाई के हाँ, वाई। आरआर जी जी सर, आरआरबी आरआरबी में में तो सबसे वो। ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो किसान जी। क्रेडिट कार्ड को एनपीए भी होने नहीं देते, सच बात है, एग्री करते हो? वो मतलब 100% एफर्ट होता है कि ना होने दिया जाए। नहीं होने दे, इनकेस साम दाम दंड भेद, उसको ब्याज ब्याज लेके रोटेट करके किसी कर ही तरीके देते से, हो, हाँ, एनपीए होने नहीं देते, है ना। रोटेशन करवा करके किसी तरह कैसे भी तरीके से बचा लेते हो, और ऑडिटर आता है मार्च में तो भी बोलते हो सर गरीब किसान है, उसको कहाँ है एमओसी करोगे आप, तो उसको बचा लो स्टैंडर्ड में, ठीक है। बचा। तो वो जी। स्टैंडर्ड में कर देते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड में जो स्टैंडर्ड एसेट होता है उसमें कितना प्रोविजन होता है, होता होगा वाई के वाई? और सर 0.40। है पगले। हाँ। हम्म, मैं अभी बताया ना, एग्रीकल्चर और एसएमई में कितना प्रोविजन होगा? 0.25। 0.25%। 0.25, जी ठीक जी। है। अब सोचो, सबसे ज्यादा पार्ट मैं खुद ही बोल रहा हूँ आपको, आपका जी। 75% क्रेडिट जो होता है क्या होता है? वो एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर लोन में हम कितना ब्याज लेते हैं? 6%, 7%, और उस भी वो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो इसमें 3। इसलिए प्रोविजन कम होता है, क्योंकि अगर प्रोविजन ज़्यादा हो जाएगा तो कैपिटल की कमी हो जाएगी ना, है ना, इसी वजह से ये प्रोविजन कम रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक्टिव लिसनर हो, थोड़ा सा ऐसे बातचीत करने से अच्छा हो जाता है ना। तो यहाँ पर स्पेशल केसेस मैंने बताया था, एग्रीकल्चर एडवांसेस में एनपीए नॉर्म्स उनके क्रॉप ड्यूरेशन के आधार पर होता है, जो ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का एनपीए कब होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो होगा एनपीए तब होगा जब दो क्रॉप सीजन उसको पैसा ड्यू हो जाएगा तो उसको एनपीए हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में पूछता है हायर स्केल में 2 to 3, 3 to 4 में कि एनपीए कब होगा। फुली ड्यू नहीं पे हुआ 90 दिन में, मिनिमम ड्यू नहीं पे हुआ, तो मिनिमम ड्यू नहीं पे हुआ 90 दिनों तक, तो फिर वो एनपीए हो जाएगा 91 दिन में। गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस तब तक एनपीए नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट गारंटी वहां से वापस न ले लिया गया हो। तो ये सारे कंडीशन जो है एनपीए के हैं।
अभी आते हैं प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जिसको डीसीसीओ कहते हैं। डीसीसीओ में एक डेफरमेंट नॉर्म्स डिफाइन किया गया है इंफ्रा और नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डीसीसीओ का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। किसी दिन अलग से डीसीसीओ का पढ़ा दूंगा, जो केवल केवल हायर स्केल में काम आएगा, 2 to 3, 3 to 4 में आता है। क्योंकि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ इसके अलग से फीचर्स हैं। कितना इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, एक्सटेंशन कब तक अलाउड है विदाउट डाउनग्रेड, उस स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, कॉस्ट ओवररन फंडिंग कहाँ तक ओरिजिनल कॉस्ट से अलाउ किया जाता है। फिर अगर कोई प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन होता है 2 साल तक, तो उसमें क्या प्रोविजन होगा, कहाँ तक बिना डाउनग्रेड किए जाएगा। अगर वो फिर 2 साल से ज़्यादा का अगर इम्प्लीमेंटेशन डेट बढ़ता है एक्सटेंशन, तो वहाँ पर 5% का प्रोविजन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं डीसीसीओ का एक अलग से बता दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए। अब अगर समरी की बात करें प्रोविजनिंग रेट्स में, तो स्टैंडर्ड जैसे हमारे अभी वाई के वाई ने बताया कि एग्रीकल्चर में 0.25% होगा। वाई के वाई जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ जी सर। हाउसिंग लोन देते हैं, हाउसिंग लोन में अगर स्टैंडर्ड एसेट है, कितना प्रोविजन होगा? सर हाउसिंग में 0.40%। 0.40 होगा, बहुत बढ़िया। हाउसिंग लोन में 0.40 होगा। अगर हाउसिंग लोन टीजर रेट से है, तो 2% होगा। टीजर रेट क्या होता है? ऐसे लोन होते हैं जहां पर लुभावने लोन होते हैं। पहले बोलते हैं कि आप हाउसिंग लोन लीजिए हमारे साथ, और 2 साल तक हम ब्याज दर 6% लेंगे, 8% लेंगे। मतलब 7% रेट लेंगे 2 साल तक। 2 साल के बाद उसका रेट बढ़ाकर 10%, 11% कर देंगे। तो ऐसा लोन जिसमें शुरू में इंटरेस्ट रेट कम रहता है और बाद में अचानक इंटरेस्ट रेट बढ़ जावे, उसको बोलते हैं टीजर रेट। और जहाँ टीजर रेट होता है वहाँ प्रोविजनिंग बढ़ जाता है, क्योंकि उस लोन का जो रिस्क है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो 2% प्रोविजन होता है। हाउसिंग लोन साधारण है 0.40, टीजर रेट है 2%। अगर कॉमर्शियल रियल एस्टेट है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर 0.75%। और अगर रियल कॉमर्शियल रियल एस्टेट है, अगर बिजनेस कैटेगरी में है, तो वहां पर 1%। अगर रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है तो 5%। डीसीसीओ अगर एक्सटेंशन 2 साल से ज़्यादा है तो वहां पर 5%। अगर विद इन लिमिट है डीसीसीओ, तो 0.40%, क्योंकि ये एमएसएमई के अकाउंट्स होते हैं। सब स्टैंडर्ड अगर सिक्योर्ड है तो 15%। सब स्टैंडर्ड अगर अनसिक्योर्ड है तो 25%। डाउटफुल कैटेगरी 1 से 3 इयर्स है, तो सिक्योर्ड पोर्शन में डाउटफुल 1 कैटेगरी में है, तो वो डाउटफुल 1 कैटेगरी में 1 साल होता है, डाउटफुल 2 कैटेगरी में 2 साल होता है। तो डाउटफुल 1 में 25%, डाउटफुल 2 में 40%, डाउटफुल 3 में 100%, और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100%। लॉस एसेट है तो वहां पर 100% प्रोविजन होगा। अब आता है प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स। ये दिख रहा है स्क्रीन आपको? वाई के वाई दिख रहा है? जी सर। जी। यहाँ पर अगर डाउटफुल 1 कैटेगरी है तो 25%, 1 से 3 इयर्स है तो 40%, मोर देन 3 इयर्स है तो 100%। तो ये प्रोविजन की कैटेगरी हैं, जहां डाउटफुल एसेट डाउटफुल 1 में 25%, डाउटफुल 2 में 40%, डाउटफुल 3 में 100%। ये जो है सिक्योर्ड पोर्शन का पार्ट है। अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन में आते हैं तो वहां पर 100% होगा, चाहे किसी की भी कैटेगरी में हो। ज्यादातर सवाल जो है आप इन्हीं से ही पूछे जाते हैं, 40% वाला पूछा जाता है। कुछ अदर चीजें जो जानने वाली चीजें देख लीजिए यहाँ पर। फ्लोटिंग प्रोविजन कैन नॉट ऑफसेट एनपीए अनलेस अप्रूव्ड बाय आरबीआई। फ्लोटिंग प्रोविजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अगर आरबीआई ने अप्रूव नहीं किया। फ्लोटिंग प्रोविजन क्या होता है? जैसे हम इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रखते हैं ना, जब आरबीआई ने घटा दिया तो घट जाएगा, बढ़ गया तो बढ़ गया। ये फ्लोटिंग प्रोविजन ऐसा नहीं होता है ना, ये ऑफ एनपीए में आरबीआई अगर अप्रूव किया तब होगा। इनकम फ्रॉम डेरिवेटिव्स मार्क टू मार्केट मस्ट बी रिवर्स इफ ओवरड्यू 90+ डेज। तो यहाँ पर ऐसे इनकम जो डेरिवेटिव से आते हैं और मार्क टू मार्केट है, मार्केट के आधार पर हैं, तो ये रिवर्स हो जाने चाहिए। अगर ओवरड्यू 90 दिन से ज़्यादा हैं, तो ये एक प्रोविज़न है, यहाँ पर इनकम जो है उनके रिवर्स हो जाने चाहिए बोल रहे हैं। और कंसोर्टियम फाइनेंस जो होते हैं, एक से अधिक बैंकों के द्वारा अगर लोन दिया जाता है, तो इंडिविजुअल बैंक उसको एनपी डिक्लेयर करेगा।
जैसे अब 4 बैंक मिलके लोन दिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारे बड़ौदा यूपी बैंक के लोन अकाउंट ठीक चल रहा है तो वो एनपीए करेगा, एनपीए नहीं करेगा। जहां नहीं चल रहा है यूनियन बैंक में, वो एनपीए कर सकता है, तो उनकी इंडिविजुअल रिकवरी के आधार पर वो एनपीए तय करते हैं। तो ये एनपीए का जो बड़ा चैप्टर है, उसका एक बड़ा पार्ट है। मैंने सरल तरीके से बताने की कोशिश करी है, और इसको इस तरीके से बनाएं कि आपको बहुत सारी चीजें और छोटी छोटी बारीकियों के बारे में छोड़कर केवल केवल एग्जाम के बेस्ड जो फोकस होते हैं उन पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हालांकि इसका अगर सर्कुलर देखेंगे तो 78 या 80 पेज का सर्कुलर है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। मैंने उसको आपके काम के लिए निचोड़कर मोती जी बिने टाइप का मैंने आपको डिस्कस किया है। तो काफी कुछ समझ में आया वाई के भाई, आपको समझ में आया? जी सर। अब कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यकीन मानिए, अगर ये सारे क्वेश्चन आप देख लेते हैं या समझ लेते हैं या सुन लेते हैं, तो इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, है ना। ये वादा रहा, वादा रहा सनम, ऐसे गाना गाते हो ना, है ना। वादा करते हो कि नहीं, ऐसे करते हो ना भाई के भाई? हाँ, जी। ये बोल रहे हैं आपको कई जमाने पहले करे थे सर, अब कहीं नहीं, अब नहीं करते। तो आप अब अभी भी समय। करा करो, अभी करोगे तब तो मिलेगा, है ना। तो मैं वादा कर रहा हूँ। एक साथी हमारे व्हाट्सअप करते हैं, सर जी जो क्लास मिस हो गया वो कहाँ मिलेगा? अब बताओ वाई के वाई कहाँ मिलेगा? सर कंटेंट सेक्शन सेक्शन में। बताइए। ये भी तो, ये सवाल तो जरूर आएगा, ये जो ने पूछा है ना सवाल, ये सवाल जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, कि जो क्लास मिस हो गया वो कहाँ मिलेगा। तो मिलेगा वहीं कंटेंट सेक्शन में। चलिए तभी हम कुछ सवाल लेते हैं। मिस ही क्यों करना है ना, वाई के वाई बोलते हैं, मिस नहीं करना है अपने को, यहीं देखेंगे रात को। जैसे आईपीएल देखते हैं वैसे इसको देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सभी साथी जो हैं चैट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जवाब देंगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन आफ्टर विच ए टर्म लोन इज क्लासिफाइड एज एनपीए? फटाफट बताइए। एक टर्म लोन है वो एनपीए क्लासिफाई होगा अगर कितने दिनों तक वो ड्यू हो गया। What is the duration after which a term loan is classified as NPA if not serve the interest or installment of principal is due for more than how many days? 30 days, 60 days, 90 days, 120 days। सबसे पॉपुलर सीरीज का सवाल है। तो 90 दिनों तक अगर कोई टर्म लोन में इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट या प्रिंस इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल नहीं आता है 90 दिनों से ज़्यादा, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएगा। सही है वाई के वाई, सही है? जी जी सर। योगेंद्र यादव जी, है ना। बहुत जी सर। बढ़िया। तो आप जो है सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए। इन एन ओवरड्राफ्ट अकाउंट व्हेन इट इज कंसीडर्ड आउट ऑफ ऑर्डर, एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में कब इसे आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है? व्हेन बैलेंस एक्सीड ड्राइंग पावर फॉर 30 days, व्हेन नो क्रेडिट फॉर 60 days, व्हेन बैलेंस एक्सीड लिमिट और नो क्रेडिट फॉर 90 days, इफ इंटरेस्ट इज अनपेड फॉर 1 month। तो ध्यानपूर्वक देखिए क्या हो सकता है भाई के भाई, कि सर अगर सी ऑप्शन, व्हेन ये बैलेंस होगा। एग्जिस्ट फॉर मोर देन 90 डेज। बहुत बढ़िया, हमने आपको अच्छे सरल तरीके से बताया कि जब बैलेंस उसका लिमिट जो है वो उसके आउटस्टैंडिंग या उसका जो सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, या उसके जो ड्राइंग पावर है ड्राइंग पावर से ज़्यादा हो जाता है, या उस खाते में 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं आता है, या ऐसा क्रेडिट जो है उसके इंटरेस्ट को मिटिगेट नहीं कर पाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसको आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। और ऐसे 90 दिनों तक आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो वो अकाउंट एनपीए क्लासीफाई हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ए लॉस एसेट? ये तो वाई के वाई जी बताएंगे, बताइए सर जी। 100%। 100%। कितना नुकसान है बताइए वाई के वाई। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। एक मुद्रा लोन देते हैं आपके, मुद्रा लोन। हाँ होता है सर जी। 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन दिए, ठीक है। आप जी सुनते जाओ, हाँ हाँ करते रहना, जैसे भागवत में अर्जुन हाँ हाँ करते रहते थे, वैसे टाइप का। एक जी मुद्रा लोन दिए 1 लाख रुपए बराबर। जी तो ब्याज लग लग के 1,10,000 हो गया, क्योंकि जी। ब्याज लग गया। वो किस्त पे कर रहे हैं, किस्त बराबर समय पर पे कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे, कौन सा खाता बोलेंगे? किस्त बराबर दे रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन करिए, कौन से क्लासिफिकेशन करेंगे? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड एसेट्स। और रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट्स बोलेंगे, स्ट्रेस एसेट भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जी किस्त बराबर दे रहा है तो उसमें प्रोविजन होगा
0.25%। कितना होगा? 0.25। तो 1 लाख का 0.25% कितना होता है, आप बता दो। 25,000। कितना होता है? 2500 ना फिर? 25,000 कहाँ से हो गया? है 1 लाख 2500। का 2500 हो गया। हम्म। कितना हो गया? एक और हिसाब लगाओ जरा। कैलकुलेटर चला लो भाई, आजकल क्या है कि कैलकुलेटर ही चलता है? तो आप 1 लाख का मुद्रा लोन दिए, और हमारे वाई के वाई जो है बोले कि सर वो तो बराबर दे रहा है अपना, है ना? तो इसका जो है 250 होगा ना, देखो तो, है ना? 250 ही ढाई होगा सौ ही सर। हो। 250 रुपये होगा, है ना? 250 रुपये वाई के वाई क्या होगा, हमारा प्रोविजन होगा। मतलब हम 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन दिए, और वो बराबर समय पर पटा रहा है ईएमआई, तो आप अपने पूंजी में से 250 रुपये जो है प्रोविजनिंग करेंगे अदर लाइबिलिटी प्रोविजन में। तो बड़ी बात है, क्या बताओ वाई के वाई? हाँ जी। क्या सर? जी मतलब सर। एकदम छोटी बात है ना, 250 रुपये हम उसको प्रोविजन कर रहे हैं, ठीक है? जी। 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन है, वो समय पर पटा रहा है, तो हम 250 रुपये प्रोविजन कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि उसकी किस्तें आना बंद हो गई। जी। अब उसकी किस्तें आना बंद हो गई, अब वो सब स्टैंडर्ड में चला गया। और जी। सब स्टैंडर्ड में चला गया, अब प्रोविजन क्या होगा? जब सब स्टैंडर्ड में चला गया, तो हमारे वाई के वाई वहाँ गए, और देखने गए तो वहाँ देखे कि वहाँ स्टॉक है, मतलब सिक्योर्ड एसेट है, स्टॉक है, काम भी चल रहा है, नहीं पटा रहा है। तो अब उसमें सब स्टैंडर्ड में चला गया। सब स्टैंडर्ड में चले जाने पर उसमें प्रोविजन होता है 15%, क्योंकि वो जी। सिक्योर्ड एसेट है, 15% प्रोविजन। तो अब बताओ 1 लाख का 15% कितना होगा? 15,000। कितनी? पंद्रह पंद्रह हजार हजार आपको अपनी जेब से रखना पड़ेगा, पूंजी मतलब कैपिटल से अपने बैंक को रखना पड़ेगा, 15,000 का प्रोविजन करना पड़ेगा। अगर उसमें स्टॉक कम हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया, तो आपको 25% रखना होगा। अगर वो खाता डाउटफुल चला गया, तो डाउटफुल वन में 100% रखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी खत्म हो गया, तो 100% रखना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपए दी, 1 लाख रुपए कैपिटल रख दो। सोचो कितना रिस्क है। इसीलिए बारवर सिलेक्शन, सब चीज़ें देख के एसेट क्रिएशन बहुत गंभीरता से करनी है। इसमें कितना नुकसान होता है ये देख लो। ये आरबीआई इसलिए ऐसा किया है, क्योंकि आपको लोन देने का अधिकार दिया। इसका मतलब नहीं कि कुछ भी करोगे, आप सही तरीके से जरूरतमंद लोग को देख के, सही ड्यू डिलीजेंस करके, सही बारबर सिलेक्शन करके दीजिए। क्योंकि ये जो पैसा दे रहे हो आप किसी और का दे रहे हो। ये जो पैसा दे रहे हो ये रीना जी का पैसा है जो आप उसको दे रहे हो। क्योंकि वो जब मांगने आएंगे तो आप, कोई कस्टमर का पैसा है उसको वापस लौटाना है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। आप समझ में आएगा वाई के वाई कितना कठिन है लोन देना, या कितना नुकसान बिल्कुल सर। होता है, समझ में आया ना? हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पर लॉस एसेट हो गया, तो 100% प्रोविजन, आपने सही कहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट? अभी मैं बताया अनसिक्योर्ड में कितना होता है, सब स्टैंडर्ड में प्रोविजन बताइए। 15, 20, 25, 30? 25 सर। 25 होता है। सिक्योर्ड पोर्शन हुआ तो 15%, अनसिक्योर्ड हुआ तो 10% एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 25% है अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एनपीए कैटेगरी? निम्नलिखित में से एनपीए कैटेगरी कौन सा नहीं है, बताइए। कौन सा एनपीए कैटेगरी में नहीं है? स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस। हाँ अच्छे लाल जी, कौन सर सा? ए है सर, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है, हाँ देखा हमारा अच्छे लाल जी स्टैंडर्ड वाला आदमी है ना? चाय पिलानी पड़ेगी सबको, है ना? 60, 70 लोग हैं, चलेगा अच्छे लाल जी? अरे सर चलेगा सर, बिल्कुल। ठीक है, सर ठीक है। भैया क्या है सर, भाई शुद्ध दूध का पिलाएंगे सर। हाँ तो आपका, आप जी एग्जाम एग्जाम खत्म हो जाएगा ना इस बार, तो सभी लोगों का रिजल्ट निकला आपके बड़ौदा ईपी बैंक में, धड़ 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 रिजल्ट निकला, कितने लोग का, है ना? जी अब सर इस जी। बार आप लोग का आया निकलेगा आया। तो सबको लेके आऊंगा मैं आपके गाँव। जी सर जी सर, स्वागत है सर आपका। चलो आप बढ़िया। सभी साथी सर। तो यहाँ पर एनपीए कैटेगरी में नहीं है स्टैंडर्ड, बाकी सब एनपीए कैटेगरी में है, क्योंकि ये एसेट क्लासिफिकेशन होता है। हम पढ़ रहे हैं आईरैक नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए। अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज ए एनपीए? ये सवाल बार बार बता दिया था मैं, कि क्रेडिट कार्ड के केस में अगर मिनिमम ड्यू जो है नहीं पे किया गया 90 दिन में, तभी एनपीए होगा। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट, कौन सा दिख रहा है अच्छे लाल जी? मिनिमम ड्यू वाला भाग कौन सा दिख रहा है? सर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है। मिनिमम ड्यू कम तो 90 ये 90 डेज।
हायर स्केल में पूछा अभी तक, जब भी पूछा गया क्लरिकल टू ऑफिसर में कभी नहीं पूछा गया, ये स्केल 1 से 2 में भी कभी कभी पूछा गया, 2 से 3 में पूछा गया। तो अगर मिनिमम ड्यू नहीं पे किया गया 90 दिनों तक, ड्यू हो गया, तब वो एनपीए होगा क्रेडिट कार्ड के केस में। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल एसेट सिक्योर्ड फॉर 1 to 3 years? 1 से 3 साल अगर है, 1 साल से ज्यादा और 3 साल के अंदर है, और सिक्योर्ड एसेट्स है, तो वहां पर कितना होगा? मतलब ये पूछ रहे हैं डाउटफुल टू कैटेगरी में है, सिक्योर्ड पोर्शन है, तो कितना प्रोविजन होगा? 25%, 40%, 50%, 100%, कितना होगा? वाई के वाई? और सर 40%। 40%। तो डाउटफुल टू कैटेगरी को पूछा है इसलिए 40%, डाउटफुल 1 कैटेगरी होता तो 25%, और डाउटफुल 3 कैटेगरी होता तो 100%। ठीक है, चलिए। और ज्यादातर जो सवाल पूछता है ना इसमें, ये डाउटफुल 3 कैटेगरी में पूछता है। यही सवाल रहता है कि व्हाट इज द प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल 3 कैटेगरी फॉर सिक्योर्ड एसेट्स, या ऐसा डाउटफुल एसेट्स जो 3 साल से ज्यादा हो गया हो डाउटफुल कैटेगरी में, तो उसमें प्रोविजनिंग कितना होगा सिक्योर्ड एसेट में? तो वो 100%। अभी देखना, रिकॉल क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ये सवाल पूछता है ये 100% वाला। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच एसेट्स रिक्वायर्ड प्रोविजनिंग ऑफ 0.25%? ये तो हमारे वाई के वाई बताएंगे। वाई के वाई बताइए। सेकंड ऑप्शन एग्री, बी। स्टैंडर्ड एडवांसेस एंड एसएमई, है ना? जी। तो यहाँ पर स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस और एग्री स्टैंडर्ड एडवांसेस में जो प्रोविजनिंग होंगे स्टैंडर्ड एसेट्स में, वो 0.25 होंगे। अदरवाइज सामान्यतः 0.40 होते हैं। टीजर रेट में 2% होते हैं। कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल में 0.75 होते हैं। कॉमर्शियल रियल एस्टेट बिजनेस में या कॉमर्शियल के लिए होते हैं 1%। और रिस्ट्रक्चर्ड एसेट के लिए 5% होते हैं। डीसीसीओ अगर अंडर इम्प्लीमेंटेशन है तो 0.40। डीसीसीओ अगर 2 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन है तो वहां पर 5%। और सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल यही है जो आपके स्क्रीन पर है। वो पूछता है एसएमई एंड एग्री स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रोविजनिंग कितना होता है? 0.25%। सामान्यतः रात भर पढ़ने की आदत नहीं होती, कई साथी सो गए होंगे, झपकी भी आ रही होगी, कोई बात नहीं, यही प्रक्रिया है। सुनते रहिए भागवत कथा जैसे, मजा आएगा, है ना? देखो ना, हमारे अभी अच्छे लाल जी जगह है ना, अच्छे लाल जी के लिए तो जगना जरूरी है ना अच्छे लाल जी? जी सर जी। चलो, मेरे को तो अच्छा लगता है कि आपके यहाँ नेटवर्क आता है कम से कम, है ना? चलिए, अगला जो है आपका सवाल यहाँ पर है, व्हाट इज डीसीसीओ इन प्रोजेक्ट फाइनेंस? डीसीसीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी बताया था भाई कि भाई डीसीसीओ का फुल फॉर्म क्या है, बताओ देखकर। डीसीसीओ का फुल फॉर्म मैंने बताया था, प्रोजेक्ट फाइनेंस में ऐसे प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन में होते हैं, उन चाहे इंफ्रा या नॉन इंफ्रा, तो वहाँ डीसीसीओ का फुल फॉर्म बताया था। डेट ऑफ डेट कैपिटल कम्स। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन, तो सी यहाँ पर इसका सही होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन, उसका जब भी कॉमर्शियल ऑपरेशन चालू हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंटेशन के डेट ऑफ कमेंसमेंट ये थोड़ा बढ़ते जाता है सिचुएशन के आधार पर, तो उसको जो है हम लोग स्टैंडर्ड ही रखना पड़ता है। अगर उसका कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो कहाँ से ईएमआई पटाएगा, कहाँ से इंस्टॉलमेंट देगा? इसलिए यहाँ डीसीसीओ का जो प्रोजेक्ट फाइनेंस में एक अलग रोल होता है। हाउ मच इज प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड सीआरई लोन? अभी वाई के वाई बताएंगे, अभी बताए ना कॉमर्शियल रियल एस्टेट लोन में कितना प्रोविजन होता है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट में। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अधूरा हो गया, कॉमर्शियल रियल एस्टेट लोन लिख दिया सिर्फ। लेकिन अगर रेसिडेंशियल होगा तो 0.75 होता है, और अगर शॉप वगैरह होता है कॉमर्शियल तो उसके लिए 1% होता है। तो मैक्सिमम दिया है, मतलब ये 1% होगा। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। अगर रेसिडेंशियल देगा तो 0.75, अदर देन रेसिडेंशियल देगा तो 1% होगा, ये याद रख लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट एनपीए क्लासिफिकेशन फॉर क्रॉप लोन? क्रॉप लोन के लिए कौन सा सही है? इंटरेस्ट एक्रूवल 1 ईयर अगर ड्यू हो गया तो, 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, या स्टैंडर्ड एसेट, इनमें से कौन सा सही है? जी। सी सही है। 2 क्रॉप सीजन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 1 क्रॉप सीजन ड्यू है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
व्हाट इज ट्रू अबाउट व्हेन इज इनकम रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस? इनमें से कौन सा सही है? इनकम रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज एक्रूअल बेसिस पर। रिस्ट्रक्चरिंग ओनली फॉर स्टैंडर्ड एसेट, इंटरेस्ट एक्रूअल, बोरोवर वाइज। तो जो इनकम रिकॉग्नाइज होगा एक्रूअल बेसिस पे, वो केवल केवल स्टैंडर्ड एसेट्स में ही लिया जाएगा। मैंने बताया स्टैंडर्ड एसेट्स में हम ये मान के इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई वो उसकी किस्त की समय पर पिछला महीना पटाया है तो इस महीने भी पटा देगा, इसलिए इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो हमारा इनकम बुक होगा। तो वो केवल केवल स्टैंडर्ड अकाउंट में लेते हैं, ओनली फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज ट्रू अबाउट एसेट क्लासिफिकेशन? इस एसेट क्लासिफिकेशन में क्या ट्रू है? बरोबर वाइज होता है, इंटरेस्ट एक्रूअल वाइज होता है, 0.25% स्टैंडर्ड एसेट्स होता है। तो ये जो बोरोवर वाइज एसेट क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि एसेट क्लासिफिकेशन बोरोवर के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है और वो बोरोवर वाइज इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर वो बोरोवर जो है इनकम जनरेशन दे रहा है उसमें उस खाते में, या टर्म लोन है तो अलग, सीसीओडी है तो अलग, बिल परचेस है तो अलग, ये बरोबर वाइज होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट लॉस आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई? अगर कोई लॉस आरबीआई द्वारा आइडेंटिफाई किया गया तो उस एसेट को क्या, कौन सा एसेट कहते हैं? लॉस एसेट कहते हैं। कोई भी एसेट तब तक लॉस एसेट नहीं जाता जब तक कोई बैंक का मैनेजमेंट, आरबीआई या फ्रॉड या उसमें वहां पर 100 लॉस न आइडेंटिफाई किया हो, नहीं तो लॉस में नहीं जाता है। तो यहाँ पर लॉस एसेट है, सरल सा सवाल है। व्हाट इज ट्रू अबाउट ड्राइंग इन ओडी अकाउंट मस्ट बी कवर्ड बाई? जब भी ओडी अकाउंट में ड्राइंग किए जाते हैं वो किससे कवर होना चाहिए? 1 ईयर, 2% रिस्ट्रक्चर, एडवोकेट करंट एसेट्स। तो यहाँ पर एडवोकेट करंट एसेट्स से वो कवर्ड होना चाहिए ड्राइंग। उसका मतलब ये होता है कि जो भी ड्राइंग हो रहे हैं वो उसके करंट एसेट, आने वाले पैसे के साथ वो कवर्ड होना चाहिए, रिसीवेबल के साथ। मतलब आने वाला पैसा, कहीं पर वो पैसा ड्राइंग किया हुआ है ओडी में और कहीं से वो पैसा आने वाला है, उससे कवर होना चाहिए, अदरवाइज वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट सिक्योरिटी इरोजन? ये लेस देन 10% रेशन वैल्यू। अगर किसी लोन अकाउंट में किसी भी समय सिक्योरिटी इरोजन 10% से कम हो जाता है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो उसे कौन सा एसेट्स कहते हैं? हैं वाई के वाई, अभी 2-3 बार बताया था मैंने। अगर 10% से कम हो जाता है तो वो वो लॉस असिस्ट। सीधे सीधे लॉस एसेट में चला लॉस जाता एसेट कहेंगे सर उसको। है। और अगर 10% से ज्यादा और 50% में हो जाता है सिक्योरिटी इरोजन तो क्या बोलेंगे? डाउटफुल एसेट बोलेंगे, ठीक है, डाउटफुल एसेट्स कहेंगे। ठीक है, ओके। चलिए तो हम 1 मिनट, एक किसी का मैसेज आ रहा है। चलिए, तो ये तो आप समझ लिए, ये हायर स्केल में पूछता है ना। मैं 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पर है कि अगर किसी एडवांसेस में किसी भी समय सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% से कम हो जाता है तो लॉस एसेट होगा। अगर किसी भी समय वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% से ज़्यादा 50% से तक रहता है तो वहाँ पर डाउटफुल हो जाता है, विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। ये दोनों याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज ट्रू अबाउट अनसिक्योर्ड एक्सपोजर प्रोविजनिंग? अनसिक्योर्ड अगर है कोई आपका अनसिक्योर्ड एक्सपोजर, तो उसमें प्रोविजनिंग कितना होता है? अनसिक्योर्ड जब प्रोविजनिंग हो जाती है तो वहां पर 100% होता है। अगर डाउटफुल केस में, जैसे मैंने बताया था, डाउटफुल 1 में हो, डाउटफुल 2 में हो, डाउटफुल 3 में हो, उसमें अनसिक्योर्ड पोर्शन का जो एक्सपोजर प्रोविजनिंग होता है वो 100% होता है। और सिक्योर्ड पोर्शन का डाउटफुल 1 में 25%, डाउटफुल 2 में 40%, डाउटफुल 3 में 100%। व्हाट इज ट्रू अबाउट इनकम रिकॉग्निशन फॉर एनपीए? इनकम रिकॉग्निशन एनपीए अकाउंट में मैंने बताया था पहले भी, ओनली ओनली रिलेशन बेसिस पे होता है या कैश बेसिस पे होता है। जब सामने वाला दे दिया तभी हम उसको इनकम बुक करेंगे, अदरवाइज इनकम बुक नहीं करेंगे। ऑन रिलेशन बेसिस इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन? स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन जो जनरल में कितना किया जाता है? स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविजनिंग जनरल मैंने बताया 0.40 किए जाते हैं।
नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड एसेट की प्रोविजनिंग पूछा जाए तो आप 0.40 को टिक लगाइएगा, लेकिन एग्री और एसएमई में पूछा जाए तो 0.25, और न सामान्यतः पूछा जाए तो 0.40। तो स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजनिंग होती है एग्री और एसएमई में 0.25, सामान्यतः पूछा जाए 0.40। अगर कॉमर्शियल रियल एस्टेट पूछा जाए, अगर रेसिडेंशियल तो 0.75, कॉमर्शियल रियल एस्टेट अदर देन रेसिडेंशियल तो 1%, टीजर रेट है तो 2%, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है तो 5%, डीसीसीओ अंडर इम्प्लीमेंटेशन विद इन 2 ईयर्स है तो वो 0.40, मोर देन 2 ईयर इम्प्लीमेंटेशन एक्सटेंडेड है तो वहां पर 5%। तो ये आपका सारा स्टैंडर्ड एसेट्स के प्रोविजन याद हो गए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट सब स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग नॉर्म। सब स्टैंडर्ड जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स है उसमें अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो कितना प्रोविजन होगा। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। सिक्योर्ड प्रोविजनिंग नॉर्म्स इन जनरल पूछा गया तो वहां पर 15% होगा, अनसिक्योर्ड है तो ये 25% होगा। आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ लिखा हुआ है वाई के वाई, यहाँ पढ़िए तो क्या लिखा है। तो टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, हम्म। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। तो अब बताइए, एक अंडा टूटता है, अंडा टूटने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फोड़ दोगे, कोई भी फोड़ देगा, सब अगर आप फोड़ोगे तो फिर ऑमलेट बन जाएगा, कोई और फोड़ दिया तो वो खा लेगा। लेकिन अंडा जो है उसकी जो मुर्गी जो है उसको हीट देकर अंदर से टूटता है, फिर तो बाहर आता है तो एक नया जीवन मिलता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप खुद हमारे साथ एक एक घंटा दो दो घंटा पढ़ के अगर हीट लेके गर्मी लेके उत्साह लेके जुनून लेके आत्मविश्वास लेके अगर फूटोगे ना, तो आपको एक नया सृजन मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। जैसे कि अंडा फूटता है ना, उसका जो मुर्गी उसको गर्मी देती है तब अंदर से फूटता है तो चूजा निकलता है, नया जीवन मिलता है। ठीक उसी तरह से है, हमको टूटना ही है, आखिर टूटना ही है। मतलब हर एक यहाँ पर हर एक घायल हर एक परिंदा है, लेकिन मतलब गिर कर उठ कर उड़ सके वही जिंदा है। घायल यहाँ हर एक परिंदा है, गिरकर उठकर उड़ सके वही जिंदा है, और निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा होते हैं। तो आप इतनी सारी चीजों को मत सोचिए, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है, कोई दूसरा कुछ भी बातें करें, हमारे जीवन में कोई असर नहीं पड़ता। कोई मेरी शिकायत करता है, कुछ दुर्भावना रखता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको फर्क पड़ना चाहिए अपने अंतर्मन में क्या चल रहा है। स्ट्रांग ओहरा होता है आपका, आप कमजोर पड़ गए सब आप पर हावी हो जाएंगे। आप में दृढ़ इच्छा शक्ति, किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए बुरा सोचने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। आपको जो खुद का दायित्व है वो सीखते रहिए, करते रहिए, आप सफल हो जाएंगे। तो वाई के वाई जी, आपका सेशन कैसा लगा, कोई फीडबैक बताओगे? सर बढ़िया रहा। हैं? वाई के सर वाई बढ़िया छोड़ लगा। के भी चले गए लग रहा है। हैं? बताइए, आज का सेशन अच्छा लगा आपको? सर बिल्कुल अच्छा लगा आज। ओके। और कोई साथी, अच्छे लाल जी, आपको कैसा लगा? अरे सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, शानदार सर। अच्छा, ये हुई ना बात है। और हमारे साथी बोल रहे हैं आरआरबी का है, आरआरबी का मैं एक अलग सेशन लूंगा ना आरआरबी का, तो आरआरबी के सेशन में हम अलग से पढ़ा देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक छोटा छोटा चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मेरा मोटिवेशन आएगा, फिर पढ़ाऊंगा रात को। आप लोग कुछ कुछ थोड़ा अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे तो मैं भी अच्छा अच्छा बोलता रहूंगा, है ना? वाइस वर्षा, है ना अच्छे लाल जी? जी सर जी। आप अपने हिस्से का वादा निभाएंगे, आप अपने घर पे पढ़ते हुए मुस्कुराएंगे, हम पढ़ाते हुए मुस्कुराएंगे, कैसा रहेगा? जी सर जी, बहुत चलो, अच्छा सर, बहुत शानदार। मतलब मुस्कुराना तो कॉमन ही रहेगा, आप पढ़ते हुए मुस्कुराएंगे, मैं पढ़ाते हुए मुस्कुराऊंगा, लेकिन अपने अपने हिस्से का हम लोग वादा निभाएंगे। तो हमारे दास मैडम हैं, बहुत अच्छा लगा बोल रहे हैं, ये हुई ना बात। तो हमें एक प्रण लेना है कि आज से, अभी से, आने वाले हर पल मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। तो आपको बिलीव से मैं तो मतलब सरल तरीके से पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, और इतना सरल तरीके से पढ़ने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, लगता है ना? अब अच्छे लाल जी, थोड़ा समय तो लगेगा ना? अब देखो ना, जी सर जी। आपके साथ चाय पीने में इतना समय लग गया है, 1 महीना से आप जुड़े हैं, अभी अभी 1 महीना और फिर चाय पियेंगे आपके साथ। हर चीज में समय लग, जी सर और जी। नहीं तो आप आ जाना, चाय पिलाएंगे हम, है ना? जी सर जी, बिल्कुल नहीं सर। बहुत बढ़िया।
ये एनपीए नॉर्म्स है। अगर इस पूरे सेशन को आपने ध्यानपूर्वक सुना तो ये पूरे पूरे आपके क्वेश्चंस को कवर करेगा। और ये जो स्टाइल है हमारा पढ़ाने के बाद फिर एमसीक्यू लेते हैं, वो अच्छा है हाँ सर, जी। एकदम अच्छा बहुत लगता अच्छा है सर, इससे है। अच्छा, क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है। आदित्य जी, आपको अच्छा लगा? प्रियदर्शनी मैडम है ना? जी सर। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगता है सेशन? जी सर, बहुत अच्छा लगता है सर। ओके। तो ये ना एनपीए नॉर्म्स आपके लिए भी काम आता है। आपका एग्जामिनेशन कब है अभी उड़ीसा का? 27 को सर। 27 को दो बैंकों का एग्जामिनेशन है, एक तो आपका भी है और एक बीआर के जीबी का है। तो हम कल से 2-3 दिन आप लोगों के लिए मैं इंटरनल पॉलिसी के भी सवाल करूंगा और साथ ही साथ जनरल बैंकिंग की भी कुछ चीज़ें शामिल करूंगा, ताकि आपका एक कंप्लीट तैयारी हो जाए, आप लोग सक्सेस आपको उसमें मिल जाए। मोर देन 80% चीज़ें मैं कवर कर लूंगा, 85% तक। और हम ऐसा देखें कि 5 से 10% आगे पीछे जो है वो होता है। तो इतना भी कर लेंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित होगी। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, कल से हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे, अच्छा रहेगा? जी जी, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अद्भुत जीवन है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। हमेशा खुश रहिए, सीखते रहिए और जीवन के हर पहलू को जीतते रहिए और अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते रहिए। और जब भी हम ऐसे सेशंस में आते हैं तो लाइव सेशन में हाथ मिलाते रहिए और सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।